Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। और इतने ज़्यादा बच्चे थे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस चैप्टर में, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं। तो देखो फाइनल अकाउंट्स में करना है क्या बेटा, में क्लास टाइम में थोड़ा बहुत बेसिक आपने जाना होगा, और अगर नहीं भी जाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना बताऊँ उतना कर लेना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग तीन चीज़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तीन चीज़ पता करते हैं बेटा। फाइनल अकाउंट्स से हेल्प से हमें क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये हम पता करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, तीन चीज़ निकालते हैं। पहला होता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अभी बताऊँगा सबका मतलब बताऊँगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा हम लोग लास्ट बनाते हैं बेटा, वो होती है बैलेंस शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग पता करते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। अब ये फाइनल अकाउंट्स होता है क्या? फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये होता है बेटा कि बिजनेस में आप लोग पूरा साल चलता है, आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। जैसे नया साल आता है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, उसी तरह अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है बेटा? 31 दिसंबर को। उसी तरह अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। मान लो 1 अप्रैल 2023 को कोई अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो इस जो मान लो हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, फर्नीचर करते हैं या बड़े अंबानी वगैरह, रिलायंस कंपनी है, टाटा बिरला, कोई भी है, कोई भी बिजनेस है, तो बिजनेस करते हैं। तो एक साल में इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे जाते हैं। भाई हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा। ये बेसिक सी बात है, समझ में आ रही बात? अच्छा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। अब जब साल में हमारे कुछ खर्चे होते हैं वो हम लोग करते हैं, कुछ हमारी इनकम होती है, EXP यानी कि एक्सपेंस होते हैं, कुछ हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में हमें हमारे खर्चे ज़्यादा हुए कि इनकम हुई। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं तो हमें लॉस होता है, इनकम कम होती, और अगर इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है तो यानी कि हमारा प्रॉफिट होता है। समझ में आ रही बात? तो इसी सब चीज़ को कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं। यानी कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको ये 10 से 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 10 तो मतलब कंफर्म है, आप 12 मान के चलो, 12 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मे भी सकता 13 MCQ भी आ गया तो। ठीक है, तो 13 नंबर आपका इस चैप्टर से कहीं नहीं गया है। एक तो आपको 10 नंबर का फुल फ्लेश क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिकल वाला, और बाकी 2 नंबर की थ्योरी और 1 नंबर का MCQ आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स में देखे हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। अब फाइनल अकाउंट हम लोग बात करते हैं एक एक करके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, इसको रफ करें। चलो, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट का मसला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो बनता कैसे, ये है आपका बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर लिखते हो पार्टिकुलर, यहाँ पर क्या लिखते हो बेटा, आप लोग अमाउंट लिखते हो। ठीक है, फिर आप लोग क्या लिखते हो बेटा, यहाँ पर पार्टिकुलर, और फिर आप लोग यहाँ पर क्या लिखते हो, अमाउंट लिखते हो। ठीक है, एक साइड आपकी डेबिट साइड होती है और एक साइड क्या होती है बेटा, क्रेडिट साइड होती है। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे हम लोग क्या पता कर रहे हैं, बता रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें मालूम है क्या मालूम चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें मालूम चलता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मालूम चलता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर हमें क्या मालूम चलता है, ग्रॉस लॉस मालूम चलता है। क्या मालूम चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम चलता है। अब आप सोच रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है, अच्छा बताता हूँ अभी। देखो, और देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से हमें मालूम क्या मालूम चलता है, मालूम है, हमें मालूम चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, समझना, बैलेंस शीट की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें क्या मालूम चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या मालूम चलता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है, पहले ये समझ लो, फिर हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। ठीक, तो अब ये होता क्या है, मान लो मैं क्या करता हूँ भाई, बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग है मेरी, कोचिंग का नाम क्या है भाई, अपनी A1 कोचिंग।
तो हम लोग की अपनी कोचिंग का नाम क्या है भाई, A1 कोचिंग। अब मान लो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 50 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मान लो 50 बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। अब 50 बच्चों से मान लो मैं 2000 रुपये एक बच्चे का लेता हूँ, तो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ आ जाते हैं। ठीक है, मंथ के एंड में मान लो 1 लाख रुपये मेरी आ गए पैसे। अब 1 लाख रुपये मैंने महीने में कमाया। अब भाई मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश के टीचर मान लो दूसरे आते हैं। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर के टीचर दूसरे आते हैं। ठीक है, और रेंट भी मैं देता हूँ। तो जो मैंने कितना रुपए कमाया, 1 लाख रुपए। तो जो बिजनेस में मुझसे 50 बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चों का बेटा यहाँ पे लिख दूँ मैं, 50 स्टूडेंट्स का मैं कितना रुपए कमाता हूँ, 1 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मालूम मेरा क्या है, ये मेरा है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है बेटा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब 50 बच्चे पढ़ते हैं, 1 लाख रुपए आता है, ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो नेट प्रॉफिट समझ में आएगा तो अपने आप ग्रॉस प्रॉफिट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब 50 बच्चों में मैं लेस करता हूँ 1 लाख रुपए में, मैं इंग्लिश टीचर जो होते हैं, इंग्लिश के टीचर को मैं मान लो 5000 रुपीज़ दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कंप्यूटर वाले सर को 5000 रुपीज़ दे देता हूँ। ठीक है, अब जिस जगह पर मैं मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूँ वो मेरा रेंट है, मैंने कहा भाई मैं रेंट दे देता हूँ 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ मेरा प्रॉफिट पहले कितना था, 1 लाख रुपए, तो जो टोटल प्रॉफिट आया तो वो क्या था, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब इन लोग को मैंने नहीं निकाला था, मैंने इंग्लिश वाले टीचर को पैसा दिया, कंप्यूटर वाले को दिया, रेंट का पैसा दिया। तो जब मैंने 20, 25, 30 रुपये, टोटल कितना हो गया जोड़ के 30,000। तो जब 30,000 मैंने 1 लाख में लेस किया तो मेरा अब एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, 70,000। और ये जो 70,000 आ रहा है ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है बेटा नेट प्रॉफिट। क्या है ये हमारा नेट प्रॉफिट। कुछ बात समझ में आ रही है, यानी कि जो हम लोग टोटल पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, जो टोटल रेवेन्यू कमाते हैं वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट खर्चे यानी कि इंग्लिश की टीचर, कंप्यूटर टीचर, रेंट, ये सब का खर्चा देना था, जब इनको दे दिया, उसको देने के बाद जो पैसा बचा वो हमारा क्या होता है बच्चा, वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और तब भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट समझ में आ गया, तो इसका अपोजिट होगा, वाइस वर्सा क्या होगा, ग्रॉस लॉस या नेट लॉस होगा। समझ में आ रही बात। मान लो लॉस हुआ 10,000 रुपये का, अभी आपने और इनडायरेक्ट खर्चे नहीं जोड़ेंगे तो ग्रॉस लॉस हमारा क्या हो जाएगा, नेट लॉस हमारा क्या होगा, और बढ़ जाएगा। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट में उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है ना, कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो जो ये वाला प्रॉफिट निकालते हैं उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट वाला निकालते हैं उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ बताओ जल्दी से, क्लियर है, ठीक है भाई। चलो तो याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक, अब इसको मैं रफ करूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, ठीक है भाई। चलो रफ करा जाए, चलो इसको रफ करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बनाएंगे, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक। 3 चीज़ें पता करनी है हमें, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले आपको। आज मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर का, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, ठीक है। हालांकि पुराने वीडियो अपलोडेड है, लाइव भी मैंने लिया था वो भी अपलोडेड है, आप लोग चाहो तो वो भी जाके पढ़ सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकी आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, अब चाहो तो वैसे भी कर लो, ठीक। अब एक चीज़ देखो, हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। एक्चुअल में क्वेश्चन में ना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक में ही बनता है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे बना लिया, ठीक है भैया, ये ऐसे हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग अमाउंट। एक साइड हमारी होती है क्रेडिट साइड, एक साइड होती है हमारी डेबिट साइड। अभी आप बहुत डिटेल में मत जाओ, 11वीं क्लास में डेबिट क्रेडिट अच्छे से सीखोगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो डेबिट क्रेडिट के बारे में कि आपको इस चैप्टर में जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस यानी कि खर्चे, तो ऑल एक्सपेंस आप लोग कहाँ लिखोगे, जितने भी खर्चे आपको दिखेंगे डेबिट साइड में लिख देना, जितनी इनकम होगी क्रेडिट साइड में लिख देना। अब एक्सपेंस किस तरह के, सर बेटा आपने कोई चीज़ परचेज करी, परचेज करोगे तो खर्चा होगा, तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। आपने कोई चीज़ बेची तो इनकम हुई, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखना, पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में लिखना, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, अब लोग बात करते हैं पहले ट्रेडिंग की। हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ट्रेडिंग से क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग से क्या मालूम चलता है बेटा हमें, ट्रेडिंग से बेटा हमें मालूम चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट में देखो होता है क्या बच्चा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना,
कि अब आपको इस तरह से दिया रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल कौन से, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपके डायरेक्ट खर्चे होंगे वो आप यहाँ लिखोगे। अब सोच रहे हो डायरेक्ट खर्चा क्या है, अभी बताता हूँ, ठीक। और जितनी भी ऑल डायरेक्ट इनकम वो कहाँ लिखोगे बेटा, वो आप लोग इधर साइड लिखोगे। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे डेबिट साइड में लिख देना, जितने भी आपकी डायरेक्ट इनकम होगी वो कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे, ठीक है। अब समझो डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है भाई साहब। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है और डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मान लो भाई कोचिंग, हम लोग बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, भाई फर्नीचर बनाते हैं, सोफ़ा बेड ये सब बना के बेचते हैं, ठीक। अब फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री मतलब कोई जगह चाहिए जहाँ पर भाई फर्नीचर बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए और क्या, सनमाइका वगैरह चाहिए और लेबर चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है ना। लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए, लेबर तो मस्ट चाहिए ही चाहिए ना। तो लेबर क्या बेटा, ये सब क्या आपके डायरेक्ट खर्चे। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। समझ में आ रही बात, अभी और समझाता हूँ, देखो समझो, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। अभी देखो एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा फर्नीचर, ये हमारी फैक्ट्री, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं। लेकिन अब जो फर्नीचर जहाँ बनता है, जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पर हमने 2 गार्ड रखे हुए हैं। कितने गार्ड रखे, 2 गार्ड रखे, उनको सैलरी देते हैं। गार्ड मतलब गेट कीपर, अब मान लो, ठीक है, वॉचमैन मान लो, तो वो बाहर बैठे रहते। क्या वॉचमैन आके फर्नीचर बना रहा है बेटा, नहीं बना रहा है, लेकिन वॉचमैन को सैलरी दे रहे हैं ना। तो जो गार्ड को या वॉचमैन को सैलरी दे रहे हो वो कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वॉचमैन को या गार्ड को जो खर्चा दे रहे हो कैसा खर्चा है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो लेबर को दे रहे हो ना वो कैसा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, जो लेबर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, फर्नीचर बनाने में, लेकिन गार्ड इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब देखो फैक्ट्री यानी कि जहाँ पर आपका फर्नीचर बनता है, तो वो क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऑफिस का खर्चा दे रहे हो, भाई फर्नीचर बनाते हो फैक्ट्री में, लेकिन उसको सजा के कहाँ रखते हो, अपने शोरूम में। तो जो ये ऑफिस का किराया दे रहे हो वो कैसा खर्चा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो आप फैक्ट्री का खर्चा दे रहे हो बेटा, वो कैसा एक्सपेंस है, वो बच्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कहने का मतलब, जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो किसी भी चीज़ में तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और जब आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो वो क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मान लो अब एक मैनेजर आपने रखा हुआ है, वो फैक्ट्री में देखता है, भाई मैनेजर काम क्या है, देखना कि फैक्ट्री में सही से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो वो आके देखता है, तो क्या मैनेजर फर्नीचर बनाता है अपने हाथों से, वो तो भाई मेज पे कुर्सी में से बैठा है मस्त कोट पैंट पहन के। क्या जो मैनेजर है बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो मैनेजर को सैलरी तो दे रहे हो ना, जबकि मैनेजर लेबर से भी ज़्यादा सैलरी पा रहा है, खर्चा तो हो रहा है। तो मैनेजर कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कहने का मतलब, जब जो खर्चा इस पे होगा फर्नीचर की वजह से, वो कैसा है, डायरेक्ट खर्चा। मान लो फर्नीचर के लिए आप कोई सामान मंगाए तो उसके लिए कैरेज लगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली खर्चा हो रहा है सामान बनाने पे। अगर आउटवर्ड आएगा यानी कि कोई और चीज़ के लिए खर्चा, किराया लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। उसी तरह आपकी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम भी होती है। इसको रफ करूँ, ठीक है। तो अच्छा, आप देखो डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में क्या फ़र्क है भाई। हम लोग क्या करते हैं भाई, फर्नीचर बना के बेचते हैं, तो फर्नीचर को बेच के क्या करेंगे, सेल्स होगी। तो फर्नीचर को बेच के जो पैसा आएगा वो कैसी इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम। फर्नीचर को बेचकर जैसा पैसा आएगा वो कैसी इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है बेटा, इनडायरेक्ट का मतलब कहीं से कमीशन मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया बेटा, कमीशन मिल गया, या कोई पुरानी एसेट्स थी उसको बेच के पैसा आ गया, है ना, कहीं से रेंट रिसीव्ड हो गया। ये सब चीज़ें क्या है बेटा, आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों ने, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा मिल गया, तो वो क्या हो गई, आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। बट डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो सामान बना रहे हो, क्या बना रहे थे, फर्नीचर, तो डायरेक्ट इनकम। मान लो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को पढ़ा के जो मुझे फीस मिलती है वो डायरेक्ट इनकम है। लेकिन मैंने कहीं पे कोई मकान किराए पे दे रखा है, अपना किराया मिलता है, रेंट मिलता है, कैसी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। कैसी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट इनकम समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट इनकम भी समझ में आ गया होगा। जो डायरेक्टली सामान बनाने में नहीं लग रहा है, सामान को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इंजीनियर, मैनेजर, लेकिन इन लोगों की जरूरत पड़ती है। मिस्त्री है, मिस्त्री समझते हो, लेबर है, वो घर बना रहा है,
लेकिन अब ठेकेदार खड़ा हुआ है तो जो उसको जो है हम लोग पैसा तो देते हैं ना, लेकिन क्या वो बनाता है सामान? बिल्डर सामान बनाता है? नहीं बनाता, लेकिन उसको पैसा देना पड़ रहा है। मैनेजर सामान नहीं बना रहा, मैनेजर को सैलरी देनी पड़ रही है। वॉचमैन काम नहीं कर रहा, बाहर खड़ा है, सामान नहीं बना रहा, लेकिन उसको सैलरी देनी पड़ रही है। तो सब कैसे आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं। समझ में आई बात? तो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको रफ करूँ? चलो अब देखो इसमें क्या करना है। जितने भी डायरेक्ट खर्चे रहेंगे वो आप इधर लिखो, जितनी डायरेक्ट इनकम रहेगी यहाँ लिखोगे। मान लेते हैं हमारे डायरेक्ट खर्चे जो थे 1 लाख रुपीज़ थे। कितने थे बेटा? 1 लाख रुपए का हमारा डायरेक्ट खर्चा था। इन डायरेक्ट इनकम क्या होती है? मान लो 1,50,000 रुपीज़ की हमारी क्या थी? डायरेक्ट इनकम थी। अब ये बताओ ज़्यादा किधर? डायरेक्ट खर्चा ज़्यादा है कि डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है? तो ज़्यादा क्या बेटा हमारा? इनकम ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इनकम ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों तरफ ऐसे 2 लाइन लिखोगे। अच्छा, डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट इनकम नहीं देगा, वहाँ पर कुछ आइटम दिए रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अलग अलग तरह के खर्चे दिए रहेंगे। तो आप यहाँ पे सारे खर्चे लिख लेना। अलग अलग तरह की इनकम दी रहेगी, इसमें डायरेक्ट इनकम है तो खाली सेल्स देगा, तो वो दिया रहेगा, यहाँ पे लिख लेना। लिखने के बाद आप लोग टैली करना, जिधर ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनो, जिधर ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देना। समझना बात को। 1,50,000 इधर, ज़्यादा वाला किधर है? इधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला। तो यही वाला अमाउंट इधर भी लिखोगे। ठीक, आप सोच रहे हो सर ज़्यादा वाला है दोनों तरफ क्यों लिखेंगे? तो अच्छी समझो। अब ये बताओ, इनकम ज़्यादा हुई खर्चे? तो इनकम ज़्यादा हुई। इनकम कितनी है? 1.5 लाख रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 50,000 का। खर्चा कितना था मेरा? 1 लाख। इनकम कितनी मेरी? 1.5 लाख। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। तो यहाँ पर लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 50,000 का। तो जो प्रॉफिट हुआ है ना, वही वाला प्रॉफिट यहाँ पर लिख दो, टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर? आगे लिखोगे ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ करने के बाद लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू, अरे यार, इनटू P&L अकाउंट। P&L, कैपिटल अकाउंट नहीं, P&L अकाउंट। कहाँ लिखोगे? P&L का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई अब ट्रेडिंग बन गया तो अब क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इतना काम करने के बाद जो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये वाला, अब इसको आप आगे लाओगे। भाई प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। खर्चा कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में। तो यहाँ पर ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिखा, जितना ज़्यादा था वो यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आगे करो, तो यहाँ पर लाओगे तो यहाँ पर लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपीज़। अब मेरी बात को समझना कि आपने ये लिख लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे वो यहाँ लिखोगे, जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा जाता है, आपको मैनेजर की सैलरी, ऑफिस की लाइट वगैरह यहाँ दिएगा। फैक्ट्री की लाइट का खर्चा होगा डायरेक्ट में लिखना, ऑफिस की लाइट का खर्चा होगा इनडायरेक्ट में लिखना। जैसे लिख देना जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। मान लो इनडायरेक्ट खर्चे आपके 30,000 रुपीज़ है। कितने हैं? 30,000 रुपीज़। और यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय इनडायरेक्ट इनकम। मान लेते हैं आपकी इनडायरेक्ट इनकम जो बेटा 10,000 रुपीज़ है। कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी है यहाँ तक? नहीं है। अच्छा, इतना कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोग क्या करोगे? भाई इनडायरेक्ट खर्चे लिख दिया आपने इनडायरेक्ट इनकम लिख दी। अब यहाँ से फिर आप लोग क्या करोगे? अच्छा, जहाँ तक ज़रूरत हो उतना ही बड़ा बनाना। ठीक, फिर यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे। ज़्यादा किधर है? इधर है। 50,000 इधर है, 10,000 में 50 और 10 मिला कितना हो गया? 60,000। और इधर कितना है बेटा? 30,000। ये बात समझ में आ रही है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपीज़। अब आपके 30,000 रुपये इनडायरेक्ट खर्चे थे और 10,000 रुपये इनकम आई, कहीं से कमीशन वगैरह। अब ये बताओ, अब ज़्यादा किधर है? इधर किधर? तो इधर दोनों मिला के 60,000 था। तो ज़्यादा वाला मैंने क्या किया? दोनों तरफ लिख दिया। अरे 60 यहाँ भी लिखो। ज़्यादा वाला मैंने क्या किया? दोनों तरफ लिख दिया। अब ये बताओ मुझे कि कितने का प्रॉफिट हुआ? भाई इधर ज़्यादा अभी भी आ रहा है, लेकिन पहले 50 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 60 में 30 है, कितना बचा? 30,000। तो आप यहाँ पर लिखोगे टू नेट प्रॉफिट 30,000। भाई 60 में 30 माइनस कर दो, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू बैलेंस शीट। कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा? बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दोगे। अब बैलेंस शीट क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब एक चीज़ का ध्यान दो, अब इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। तो ये नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। नेट प्रॉफिट बेटा जो हमारा आया है
वो आया है 30,000 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको रफ करूँ, स्क्रीनशॉट और लेना, ले लो, नहीं लेना, चलो कोई बात नहीं लेना तो इसको रफ करते हैं भाई जल्दी से। हाँ तो चलो जल्दी से बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या करना है, पहले बैलेंस शीट याद रखना, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ठीक है, पहले देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है, फिर बताता हूँ बैलेंस शीट होता है क्या। बैलेंस शीट में आप एक तरफ लिखोगे लाइबिलिटीज़, फिर इधर क्या लिखोगे, अमाउंट, फिर इधर क्या लिखोगे, एसेट्स, और फिर क्या लिखोगे बेटा, अमाउंट। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट्स। अच्छा, इस पर क्रेडिट डेबिट साइड नहीं होती है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत से बच्चे नोट्स के लिए बोलते हैं, तो नोट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनको क्लास 10 कॉमर्शियल स्टडीज़ के नोट्स चाहिए तो वो यूट्यूब पे जाके लिखें कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10 ICSE नोट्स A1 कोचिंग, मेंशन कर दें, ना भी करेंगे आपको सबसे पहले टॉप पर अपना वीडियो मिलेगा अपने चैनल का, तो उसमें आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आपको वहाँ पर हैंड राइटेड नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप प्रिंटेड नोट चाहते हो, प्रिंटेड नोट का आपको पर चैप्टर, वो पेड है, उसके लिए आपको पे करने होंगे पर चैप्टर 15 रुपीज़। कितने बेटा, 15 रुपीज़ जैसे आपको पे करने होंगे। और इसमें आपको साथ ही साथ इसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे। देखो MCQ नॉर्मली बेटा रिपीट नहीं होता है, ईमानदारी से आपको मैं बताऊं, बट आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs मिल जाएंगे कुछ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर आएगा तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या कुछ केस क्वेश्चन जो घुमा के होते हैं। नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो डिफाइन फाइनल अकाउंट्स, डिफाइन स्टेक होल्डर, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि आप पेपर थोड़ा सा घुमा के आ रहा है। तो अगर आपको ये सब भी चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो। पर चैप्टर आपको 15 रुपीज़ जस्ट पे करने होंगे और आपको चैप्टर्स मिलते जाएंगे। आप चाहो तो एक साथ में भी ले सकते हो। कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, कॉन्टैक्ट नंबर है 8957250045। तो इसके लिए आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है भाई, रफ करूँ, चल ठीक है। तो अब ये देखो, आपको ये बैलेंस शीट पे वापस आते हैं। बैलेंस शीट में होता क्या है, ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, तो बैलेंस शीट का मतलब होता है कि बिजनेस में हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, कुछ एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि रफली दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं उधार लेके। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है हम लोग जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उधार लेके, उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़। एसेट्स का मतलब होता है जो भी चीज़ें बिजनेस की होती है, क्या क्या, बिल्डिंग, फर्नीचर, जैसा ये बोर्ड भी मेरा क्या बेटा, एसेट्स है। तो वो सारी चीज़ें जो बिजनेस की है वो क्या है, एसेट्स। लेकिन आप लोगों ने जो किसी से उधार लिया हुआ है, उधार लेके वापस लगाया बिजनेस, वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। मतलब जो बिजनेस का सामान है, जैसे एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, है ना, और डेटर्स, और क्या होता है, और इस तरह से डेटर्स, मशीन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब क्या है कि आपकी एसेट्स है। तो जितनी भी एसेट्स होंगी वो आप एक तरफ लिखोगे। लाइबिलिटी में क्या लिखोगे, जिसको आपको वापस करना है पैसा, जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब जिसको पैसा वापस करना है, ठीक है, बैंक लोन, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का मतलब भी कैपिटल भी वापस करना होता है। कैपिटल क्यों वापस करना होता है सर, तो कैपिटल बेटा इसलिए वापस करना होता है कि कैपिटल का मसला क्या है, देखो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग जो कर रहे हो किसकी कर रहे हैं, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, ध्यान से समझो, बिजनेस की। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, सुनाई दे रहा, ओनर अलग है और बिजनेस आपका अलग है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। अकाउंट्स में जब भी पढ़ोगे तो ओनर अलग, बिजनेस और वो अलग। तो ओनर ने पैसा लगाया, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, भाई ये आपका मान लो ओनर है, ये कौन है आपका, ये आपका बिजनेस है, ओनर ने बिजनेस से पैसा लगाया, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो अब बिजनेस की लायबिलिटी है, इस बिजनेस की लायबिलिटी है कि ओनर की कैपिटल वापस करे और साथ ही साथ प्रॉफिट कमा के दे, भाई क्या दे, प्रॉफिट कमा के दे, समझ में आ रही बात। तो अगर प्रॉफिट होगा तो इसी कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ देना। अगर मान लो खुदा ना खास्ता लॉस हुआ तो आप लोग ऐड ना लिख के क्या लिखोगे, नेट लॉस लिख देना यहाँ पर, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट 30,000 हुआ है ना वो यहाँ पर लिखोगे। अगर मान लो कभी किसी क्वेश्चन में लॉस होगा तो यहाँ पर नेट लॉस लिखोगे, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखोगे। और अगर मान लो ड्राइंग करते हो, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब ये होता है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना, आपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला। तो अगर ड्राइंग भी करोगे तो लेस करोगे, ड्राइंग जितने रुपए की ड्राइंग लेस करोगे यहाँ पर लिखोगे। और ये सब करने के बाद इधर का बैलेंस इधर का बैलेंस कभी भी करना, यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस हमेशा क्या होगा, टैली होगा। अगर टैली नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है, डैट मीन्स आपने आंसर में कहीं गलती कर दी है। अब इतना कुछ बताने का तो आपको मैं एक बात बताता हूँ पर्सनली कि आप इस क्वेश्चन को बोर्ड में तभी अटेम्प्ट करना
जब आप 100% श्योर होगे कि आपको थ्योरी नहीं आ रही होगी तो, नहीं तो इस क्वेश्चन को मेरी पर्सनल एडवाइस से मत अटेम्प्ट करना। इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी ताकि ये ना रहे कि सर ने पढ़ाया नहीं, बट पढ़ाना मेरा काम था, समझा दिया, नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि MCQs वगैरह भी आएंगे। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तभी इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं तो हो सके तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत ट्राई करना। ये 11th में काम है, 11th में अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो इतनी उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब करना क्या, ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आप सारी एसेट एक तरफ लिख लो, लायबिलिटी एक तरफ लिख लो। हम लोग मान लेते हैं हमारी बिल्डिंग है, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप लोग मान के चलो बिल्डिंग 50,000 की है। फिर आपके पास फर्नीचर है 20,000 रुपये का, बिल्डिंग 50,000 की, फर्नीचर 20,000 का, ठीक है। मशीनरी है 40,000 रुपये की, फिर डेटर्स है 40,000 रुपये का, ठीक है। ये सब आपकी क्या बेटा, एसेट्स है, ठीक। अब मान लो ये 4 चीज़ है, तो इधर टोटल कितना आ रहा है, 50, 70, 50, 40, 90, 90, 1,30,000, 1,50,000, 1,50,000 कितना आ रहा भाई, 1,50,000। अब इधर देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1,50,000। अच्छा यहाँ पर आया नहीं है, अभी ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आएगा, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। अब इधर क्या क्या आता है, इधर आता है बेटा क्रेडिटर, यानी कि जो लाइबिलिटी है। क्रेडिटर से मान लो 1,00,000 रुपए के, 1,00,000 ज़्यादा हो गया, मान लो 20,000 रुपये के, ठीक है। फिर आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आपका बैंक लोन है 20,000 रुपये का, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आपकी जो कैपिटल है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट यहाँ मत लिखना, कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर लिखना। कैपिटल मान लो आपकी है 80,000 रुपीज़ की, कितने की है, 80,000 रुपये की, ठीक। अभी आपको यहाँ पर क्या हुआ था, नेट प्रॉफिट, क्या हुआ था, नेट प्रॉफिट। तो ध्यान से याद रखना, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जोड़ देना, क्योंकि पार्टनर का फायदा हो रहा है। अगर मान लो नेट लॉस होगा तो नेट लॉस को कैपिटल से लेस कर देना। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट, कितना भैया, 30,000 रुपये। 80 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1,10,000 रुपये। इसको जोड़ के ऐड करके साथ में लेना, क्या, कैपिटल और नेट प्रॉफिट। अब इधर जोड़ो कितना आ रहा है, 1,10,000, 20 मिला कितना हो, 1,50,000। मैंने आपसे क्या बोला था कि 1,50,000 और 1,50,000 हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में बहुत चीज़ें दिए रहेगी, आपको इस तरह सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, फिर आप देखोगे कि हाँ आंसर टैली हो रहा है कि नहीं। अच्छा ये स्टेप मार्क्स होते हैं, अगर मान लो एक आध टैली नहीं भी हुआ तो आपको 10 में से 8-9 नंबर मिलेंगे, स्टेप वाइज मिलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अलग, P&L के अलग, बैलेंस शीट के अलग। फिर से बता रहा हूँ एक बार, हो सके तो तभी ट्राई करना, नहीं तो मत ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना भैया, स्क्रीनशॉट लो। चलो तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट। इसके क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाओ कॉमर्शियल स्टडीज़ 1 शॉट की प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। लाइव सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कराया, उसको भी जाके देखो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और पूरी वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लो। और लास्ट तक हम लोग इसी तरह बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।